आज के मेरे गेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आजकल बहुत उधमपुर में ट्रेंडिंग चल रहे हैं और ऑल इंडिया ट्रेंडिंग चल रहे हैं, जिन्होंने एफकेट में 12 रैंक लाया है। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप उधमपुर में हूँ। एक होता है एकेडमी में जाना, ट्रेनिंग के लिए जाना, एक होता है ऑल इंडिया रैंक 12 लेके जाना, इतने अच्छे मार्क्स लेके जाना। क्या स्ट्रेटेजी रही आपकी? मतलब जैसे मैं जॉब कर रहा था तो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था। अच्छा, तो उधमपुर का आपने सबसे ज्यादा क्या मिस किया? उधमपुर का खाना, जैसे कुलचा हो गया। Why is there an extra I in your name? Basically नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे पॉडकास्ट में। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे सब्सक्राइबर्स होंगे, तो हम आपके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे गेस्ट ले पाएंगे और आपको बेटर वैल्यूज दे पाएंगे। सो आज के मेरे गेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आजकल बहुत उधमपुर में ट्रेंडिंग चल रहे हैं और ऑल इंडिया ट्रेंडिंग चल रहे हैं। मेरे साथ है सूर्यांश परिहार जी, जिन्होंने एफकेट में 12 रैंक लाया है। ये सिर्फ हमारे उधमपुर का ही नहीं, इन्होंने पूरे जेएनके का नाम रोशन किया है। सो हाय सूर्यांश, थैंक यू सो मच। वेलकम टू रेडियो उधमपुर। थैंक यू। तो मैं स्वागत करती हूँ। आप अपना समय निकाल के, शेड्यूल निकाल के, क्योंकि आपका बिजी है, बैक टू बैक इंटरव्यूज हो रहे हैं। सो आए आप। थैंक यू। सो अपना थोड़ा बैकग्राउंड बताइए कि कैसे पढ़ाई की, कैसे शुरुआत हुई? मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप उधमपुर में हूँ, बट ओरिजिनली हम किश्तवाड़ से बिलोंग करते हैं। तो किश्तवाड़ से हमारा बैकग्राउंड है ओरिजिनली, बट हम 30 साल से उधमपुर में ही सेटल्ड हैं। ऑल्दो हमारा घर वहां भी है, बट हम यहीं रहे हैं। सब स्कूलिंग यहीं हुई है, जॉब भी पेरेंट्स की सब यहीं है। तो मेरे पापा जुडिशरी में पोस्टेड है और मैंने स्कूलिंग अपनी हैप्पी मॉडल हायर सेकेंडरी से की है। उसके बाद आफ्टर 12th मैं बैंगलोर चला गया इंजीनियरिंग करने के लिए। बैंगलोर से मैंने इंजीनियरिंग की और वहां पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। उसके बाद मेरी प्लेसमेंट भी हो गई थी वहीं पे, तो मैं जॉब भी कर रहा था लास्ट 7 मंथ से, और मैं एनसीसी का भी पार्टिसिपेंट था वहां पे कॉलेज में। तो वो खत्म होने के बाद एनसीसी यही, हाँ, एयरफोर्स वाली नहीं, आर्मी विंग की एनसीसी थी। और उसके बाद लास्ट सेमेस्टर में प्लेसमेंट हो गई जब, तो उस लास्ट सेमेस्टर में ही मैंने एफकैट का एग्जाम दिया था, जो एयरफोर्स के लिए होता है, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। उसके बाद सीजीसीएटी होता है, असिस्टेंट कमांडेंट इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, वो भी मैंने दिया था। तो दोनों ही मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में रिटर्न क्लियर हुआ था उनका जब रिटर्न होता था, उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसीजर होता है कि आप एसएसबी के लिए जाओगे, विच इज द सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, जो सारी डिफेंस फोर्सेज के लिए कंडक्ट किया जाता है 5 दिन के लिए। दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट इंटरव्यू प्रोसेस है। उन 5 दिन में फिर मैं एसएसबी के लिए गया, 4 एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड वाराणसी। वहां पे मेरे को रिकमेंडेशन मिला इंडियन एयरफोर्स के लिए, और उसके बाद मैं टेक्निकल एंट्री के लिए गया, वहां भी मुझे रिकमेंडेशन मिला, और कोस्ट गार्ड के लिए भी मुझे रिकमेंडेशन मिला था प्रीलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड चेन्नई से। तो उसके बाद अभी रिसेंटली जो इंडियन एयरफोर्स ने मेरिट लिस्ट रिलीज की है, उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 12th है, और आर्मी की लिस्ट अभी नेक्स्ट मंथ आएगी। तो क्या बात है, इतनी कम एज में, मतलब 21 में आपका, एक होता है एकेडमी में जाना, मतलब ट्रेनिंग के लिए जाना, एक होता है ऑल इंडिया रैंक 12 लेके जाना, इतने अच्छे मार्क्स लेके जाना। सो कैसी फीलिंग है? आई थिंक फीलिंग बहुत अच्छी है, बट मैं कहूँगा रैंक से लिंक नहीं है बिल्कुल भी। फीलिंग इसलिए अच्छी है क्योंकि जो आपकी मैनिफेस्टेशन होती है बहुत ज्यादा सालों से, कि 7-8 साल से, जब आप सोचते रहते हो कि एक दिन आएगा, और वो दिन एक ही बार में आ जाता है, मतलब आपको ज्यादा अटेम्प्ट नहीं लगते। वरना यूजुअली मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके 5 अटेम्प्ट है, इवन दोस्त हैं जिनके 26 अटेम्प्ट है। तो अब 26 के हिसाब से 5 से मल्टीप्लाई करो, इंटरव्यू कितने दिन उनको एसएसबी में हो गए, तो वो स्टिल नहीं कर पा रहे, क्योंकि एसएसबी का ऐसा डायनेमिक प्रोसेस है कि आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आपको क्यों निकाला गया और क्यों आपको सेलेक्ट किया गया। तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उसकी खुशी ज्यादा है कि एक बार में हो गया और मैं छोटी एज में अब जल्दी एकेडमी चला जाऊंगा। एंड जेन्युइनली सब जानना चाहते हैं कि ऑल इंडिया रैंक 12 लाने में क्या स्ट्रेटजी रही आपकी? स्पेसिफिक एग्जैक्टली मेरी स्ट्रेटजी कोई रैंक लाने के लिए नहीं थी, बट ये था कि मेरी प्रिपरेशन मेरे को लगता है अच्छी थी, और मेरी इंटरव्यू में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। मतलब जैसे मैं जॉब कर रहा था तो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था। अच्छा, आप जॉब भी कर रहे थे? हाँ, साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ। तो मैं बैंगलोर में एक स्टार्टअप है नेक्स्ट एंड ब्रांड, उसमें एसोसिएट प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी था। क्या बात है। तो सुबह 9 बजे मैं जाता था, और मेरा ऑफिस भी 12 किलोमीटर था, और बैंगलोर में ट्रैफिक इतना है कि 5 किलोमीटर के लिए 40 मिनट लगते हैं कम से कम। तो 1-1.5 घंटा कम्यूट लगता था एक साइड से। 9 बजे जाता था, 9 बजे आता था रात को। अब मेरे पास टाइम है या तो सुबह के 9 बजे से पहले या रात को 9 बजे के बाद, लेकिन अब उसमें पूरे दिन ड्रेन भी हो गया हूँ 12 घंटे काम करके, कॉर्पोरेट जॉब, उसके बाद वो भी इम्पोर्टेंट है। तो फिर मैं सुबह जाने से पहले करंट अफेयर ज्यादा ट्राई करता था, करंट अफेयर हो जाए, क्योंकि मेरे को जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था, तो मैं करंट अफेयर वगैरह कर लेता था। सोर्सेस क्या थे करंट अफेयर के? करंट अफेयर का सोर्सेज थे स्पेसिफिकली मल्टीपल सोर्सेज थे, बट मेजरली विजन आईएएस के जो डेली आते हैं, विजन आईएएस के वो करंट अफेयर्स। उसके बाद डिफेंस के काफी चैनल्स हैं यूट्यूब पे जिनको फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको इन डेप्थ स्पेसिफिक किसी टॉपिक के बारे में पढ़ना है, वो आपको करंट अफेयर में हेल्प नहीं करेगा, बट आपको एसएसबी में नॉलेज बेस के हेल्प करेगा। तो आप बुक्स पढ़ सकते हो स्पेसिफिक जियोपॉलिटिक्स के रिलेटेड या डिफेंस के रिलेटेड, या नॉर्मल फिक्शन बुक भी पढ़ सकते हो, ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी रहे,
वर्बल इंग्लिश अच्छी हो और वो आपको रिटर्न में भी हेल्प करेगा और इंटरव्यू में। बाकी मैथमेटिक्स के लिए आई थिंक मैंने इंजीनियरिंग किया तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई मैथ्स से, क्योंकि बेसिक मैथ होता है। रीजनिंग भी मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंजीनियरिंग की वजह से हमारा एप्टीट्यूड उतना होता है कि हम उसको सॉल्व कर पाएँ। तो आई थिंक इसकी से मेरा प्रिपरेशन हो गया। 6 घंटे डेली निकालना, बट कंसिस्टेंटली निकालना। ऐसा नहीं कि मैंने आज ही 12 घंटे लगा दिए, कल अब मैं बिल्कुल थक गया हूँ। चाहे मैं 3 ही घंटे लगा रहा हूँ, पर मैं 3 घंटे लगातार 5 महीने लगा रहा हूँ, या लगातार 6 महीने लगा रहा हूँ। कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंसी इज द की, 100%। तो सूर्यांश जी, कोई स्कूल की ऐसी मेमोरी जो आपको अभी तक याद हो? पढ़ने में कैसे थे सूर्यांश बचपन में? स्कूल की तो मैंने स्कूलिंग हैप्पी मॉडल हायर सेकेंडरी से की है, और वहाँ पे डॉक्टर विक्रम गुलाटी पूरा शहर जानता है। बहुत अच्छे, बहुत एंथुजियास्टिक, बहुत सपोर्टिव, हर चीज़ में बहुत एनकरेज करने वाले। वैसा प्रिंसिपल मिलना बहुत रेयर होता है, मतलब हर स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना। और स्कूलिंग का बात करूँ तो स्कूलिंग बचपन से ही मैं अच्छा था पढ़ने में। 10th में भी मेरे 92% थे, 12th में मेरे 96% थे। तो बाकी उसमें भी अच्छा था, को करिकुलर में भी अच्छा था। मैंने स्कूल टाइम पे JNK को रिप्रेजेंट किया था। रीजनल क्विज हुई थी एक इंडिया लेवल पे, इनटेक अमृतसर में, उसमें रिप्रेजेंट किया था। कि बाकी मैं वुशु खेलता था, जो एक मार्शल आर्ट्स की फॉर्म है। फेंसिंग खेलता था, जो स्वॉर्ड फाइटिंग होती है, तो उसमें भी मैंने ओपन स्टेट तक खेला हुआ है। तो उसमें मैं हर चीज़ में एक्टिव था। बाकी डिबेट सिंपोजियम्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव था। एक बार रोड सेफ्टी का कंपटीशन हुआ था यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में, यहाँ पे DC ऑफिस में। तो वहाँ पे बहुत सारे स्कूल आए थे, बहुत सारे स्कूल आए थे, अच्छे अच्छे स्कूल, मतलब KV APS, जम्मू के APS अच्छे अच्छे। तो उसमें भी मेरे को फर्स्ट प्राइज़ मिला था वहाँ पे जब सिंपोजियम हुआ था। तो मैं ऑलरेडी उसमें इनकलकेट था उन सब एक्टिविटीज़ में। इसीलिए मेरे को लगता है कि जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ उसका रीज़न ये भी है कि जैसे अगर किसी को टाइम इसीलिए लगता है क्योंकि उनके पास वो चीज़ें ऑलरेडी मिसिंग होती है, तो उनको टाइम लगता है वो प्रिपेयर करने में। अगर आपकी फ्लुएंसी खराब है तो आप एक अटेम्प्ट में आपको शायद ना हो, क्योंकि आप फ्लुएंसी डेवलप करने में टाइम लगता है, नॉलेज बेस्ड। तो मेरा शायद वो स्कूलिंग की वजह से पहले से होता आ रहा था, पिलर्स बन चुके थे, पिलर्स, बेसिक फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग थी, इसीलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। मुझे लगता है स्कूल का बहुत बड़ा हाथ है। अभी आपकी ट्रेनिंग कहाँ पे होगी? इंडियन एयरफोर्स की ट्रेनिंग होती है एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में 6 महीने के लिए, और 1 साल के लिए होती है एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज बैंगलोर में। अगर आर्मी की बात करूँ, आर्मी की होती है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में, और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में, 2 जगह। सो आप 12th के बाद से बाहर ही रहे हैं। सो उधमपुर का आपने सबसे ज्यादा क्या मिस किया? उधमपुर का खाना, बाकी जैसे कुलचा हो गया, मेरे घर के पास ही है मामा जी का कुलचा, बहुत फेमस। बाकी खाना टोटली डिफरेंट है, साउथ में टोटल बिल्कुल डिफरेंट खाना है, ऐसा खाना ही नहीं है वहाँ पे। जो बेसिक, जो फंडामेंटल, जो डेली वो चीज़ खाते हैं, वो भी रागी, ये सब है, जो हमारी डाइट में शायद यहाँ है ही नहीं। हमारी ज़्यादा यहाँ पे वीट और राइस डोमिनेंट डाइट है, पर वहाँ थोड़ा रागी उस साइड पे आ जाता है। बैटर हो गया, इडली, चावल काफ़ी हाई कॉम्पोजिशन है वहाँ पे चावल का, तो वो डाइट पूरा चेंज। बाकी वेदर में भी फर्क है, ऑल्दो बैंगलोर का वेदर सबसे अच्छा है साउथ में, एकदम मॉडरेट रहता है। पर उधमपुर में जो व्यूज आते हैं, मतलब वो सब याद आता था कि यहाँ से जाते थे, वो व्यू दिखते थे, पटनी टॉप, नथा टॉप, तो वो सब चीज। बाकी दोस्त, फैमिली तो मिस करते हैं, दोस्तों को बहुत मिस करता है आदमी। जब 12 साल जिनके साथ दोस्त बचपन से रहे हैं, ट्यूशन साथ, यहाँ इन्हीं रोडों पे सब जगह घूमा है, इसी स्कूल हैप्पी मॉडल में पढ़े हैं। तो कितना अच्छा लगता है ना जब हमारे उधमपुर से बच्चे मतलब बाहर जा रहे हैं और ऑल इंडिया रैंक 12। मेरे को ना बड़ा ऐसे, मेरे को रेयर मिलते हैं ऐसे लोग, बड़े कम मिलते हैं कि जो ऑल इंडिया रैंक 12 और मेरे सामने बैठे हुए हैं। मुझे बड़ा लकी फील हो रहा है। और बताइए कि तैयारी में कभी ऐसा लगा कि यार मतलब बहुत ज्यादा है, नहीं पढ़ा जा रहा है, उसका क्या टिप्स था कि कैसे आपने खुद को मोटिवेट रखा? डिफेंस में जो भी एग्जाम है उसमें SSB सबसे बड़ा चैलेंज है। मैं हमेशा बोलूंगा कि SSB रिटर्न एक चैलेंज है, बट रिटर्न मुझे लगता है कोई भी जो पढ़ने में सिटिंग करेगा वो क्लियर कर लेगा। लोग IAS का भी प्रीलिम्स कर लेते हैं, बट इंटरव्यू बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर आप UPSC का पैनल इंटरव्यू देखोगे जो IAS में होता है, वो 1-2 घंटे का होता है, 1-on-1 इंटरव्यू। बट SSB का इंटरव्यू वो नहीं है। SSB में वो 1-on-1 जो इंटरव्यू, वो एक कॉम्पोनेंट है 5 दिन में। बाकी 5 दिन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग चलती है जो DRDO करवाता है, फिर ग्रुप टेस्टिंग चलती है जो कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च करवाता है। तो बेसिकली एक साइनर्जी देखी जाती है कि आपकी थिंकिंग में, आपकी जो आप बोल रहे हो, ऑरेटरी स्किल्स में, और आपके काम करने में, क्या वो तीनों चीज सिंक में है। मतलब जो आप बोलते हो, करते हो और जो सोचते हो, अगर वो सिंक है और वो अलाइनमेंट है। और एक 15 OLQs है जो डिफाइंड है, आर्म फोर्सेस ने की हुई है कि ये 15 क्वालिटीज अगर किसी भी इंसान के अंदर है तो उसको हम फोर्सेस में ले लेते हैं। तो ये 15 क्वालिटीज बहुत अलग अलग तरीके से, इफेक्टिव इंटेलिजेंस हो गया, IQ हो गया, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप हो गया, कोऑपरेशन हो गया, लाइवलीनेस हो गया, उसके बाद हो गया क्यूरियोसिटी, ये सब बहुत सारी तरह की क्वालिटीज हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे को लगता है वो ज्यादा बड़ा चैलेंज था, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि वो क्वालिटी डेवलप हो रही है या नहीं हो रही। रिटर्न तो आपको पता है, आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, मैंने मैथ की प्रैक्टिस की और ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, तो मेरी प्रैक्टिस ठीक है। कोई ऐसा मोमेंट जहाँ पे आपका इंटरव्यू चल रहा था जो अभी भी जो शायद लाइफ टाइम याद रहेगा, कोई ऐसा मोमेंट? SSB में तो
मेरा इंटरव्यू काफी अच्छा हुआ था। जब मैं 1-on-1 गया था तो मेरे को ये याद है कि जब मैं अंदर घुसा था इंटरव्यू रूम से, तो सामने एक ऑफिसर बैठे थे, काफी सीनियर ऑफिसर थे, मेजर जनरल रैंक के, जीओसी रैंक के ऑफिसर थे। तो वो काफी दूर बैठते हैं आपसे, मतलब जहां मेरी सीट लगी थी वहां से उनकी सीट कम से कम 20 फीट दूर थी। वो जानबूझ के दूर लगाई जाती है ताकि वो पूरा देख सके और बंदा कॉन्फिडेंटली बात कर सके। तो अब मैं गुस्सा ही था, बैठा था वहां पे। जब बैठने लगा तो वो लोग सर ने मेरे को कहा कि सूर्यांश, वाई इज देयर एक्स्ट्रा आई इन योर नेम। बेसिकली सूर्यांश की स्पेलिंग होते हैं SURYANSH, पर मेरे के हैं SURIYANSH। तो अब उनने इतने वो पूछा रैंडम, तो मेरे दिमाग में भी क्या आया नहीं कि यार आई क्यों है मेरे नाम में एक्स्ट्रा। फिर मेरे को कुछ याद आ गया बचपन का। मैंने कहा नहीं सर, आई थिंक पंडित जी ने रिकमेंड किया होगा मेरे पेरेंट्स को कि कुछ एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आई होगा। तो वो हंसने लग गए, मतलब अभी घुसते ही। मैं अभी आया ही था, जस्ट बैठा भी नहीं था। तो वो बड़ा कैंडिड मोमेंट था। बाकी उसके हिसाब से इंटरव्यू में उन्होंने मुझे कहा था लास्ट में कि आई थिंक आई हैव हाई होप्स ऑन यू, बट गिवन दैट कि आप साइकोलॉजी में अच्छा परफॉर्म करते हो और जीटीओ में अच्छा परफॉर्म करते हो, क्योंकि तीनों एसएसआर की तरफ से हाँ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इंटरव्यू अफसर ने आपको हाँ कर दी तो आप जाओगे। तीनों एसएसआर इंडिपेंडेंट ओपिनियन रखते हैं। अगर तीनों में से एक ने भी ना कह दिया तो चाहे दो ने आपको 100% नंबर ही क्यों ना दिया, आप रिकमेंड नहीं होगे। तो तीनों की तरफ से होना पड़ता है। तो अभी जैसे आप इस टाइम पे उधमपुर में एक सेलिब्रिटी बन चुकी है, रातों रात सेलिब्रिटी है ना, तो क्या रिस्पॉन्स है पब्लिक का? इंस्टाग्राम पे लोग सर्च कर रहे होंगे, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। हाँ, फॉलोअर्स तो बढ़ रहे हैं, ये तो है। बट ये है कि आई थिंक मैं उसको उस स्पिरिट में लेता हूँ कि सब लोग एक गुडविल से ही हैं। हाँ। सब लोग एक अच्छे इंटेंशन से आपको विश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उसको एक खुले दिल से एक वेलकमिंग उससे लेना चाहिए। और ऐसे भी मैं अभी एकेडमी चला जाऊंगा तो फिर मेरा सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, सोशल मीडिया सब कुछ। रेशियो क्या है, मतलब बॉयज फॉलो कर रहे हैं ज्यादा कि सेम ही है? Same दोनों ratio? मिक्स है। अच्छा। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आजकल डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। जैसे आजकल छोटे छोटे बच्चे हैं और स्कूल में डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हो गई हैं, और मोबाइल एक डिस्ट्रैक्शन है हमारी, तो उसको कैसे कंट्रोल करें? मुझे लगता है कि अगर आप छोटे हो तो आपको पेरेंट्स का बहुत जरूरी उसमें हाथ है कि वो कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि फिर आपके पास उतना दिमाग नहीं है। लेकिन अगर आप एक बार एक सर्टेन थ्रेशोल्ड ऑफ एज से ऊपर चले गए हो कि 18-19 से ऊपर हो, कॉलेज में हो, तो वो आपके ऊपर, आपकी विल के ऊपर है कि आप उसको कैसे करो। वो विल स्ट्रांग कैसे होगी कि आप छोटी छोटी चीजों में अचीवमेंट ढूंढो। कि जैसे अगर मैं फुटबॉल खेलता हूँ तो उसमें अचीवमेंट ढूंढूं, तो मुझे उससे एक सेंस ऑफ पर्पस मिलेगा और मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि यार अगर मैं फुटबॉल में फर्स्ट आ सकता हूँ तो मैं फोन भी छोड़ सकता हूँ, छोड़ देता हूँ। लेकिन अगर मैं फुटबॉल खेल के मतलब मैं थक जा रहा हूँ, फिर मैं बैठ जाता हूँ बार बार, तो फिर मैं फोन भी नहीं छोड़ पाऊंगा, क्योंकि मेरा माइंडसेट स्ट्रांग नहीं है। फिर मैं जैसे ही थोड़ी देर रखूंगा फिर मैं बोलूंगा छोड़ो यार क्या ही है, चला लेते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट है, पर्पस होना इंपॉर्टेंट है कि गोल क्या है। बाकी मुझे लगता है अगर आप इतना ही सोच लो, ये सब ना सोच के भी सिंपल इतना सोचो कि यार मुझे अपने लिए कुछ करना है, बाकी तो बाद में। पेरेंट्स का भी अगर आप नहीं सोचते हो तो अपने लिए सोच लो, आपको अपने लिए कुछ करना है तो तब भी हो जाएगा। अगर कोई स्कूल के बच्चे हैं 10th तक के, उनको आपकी फील्ड में आना है, तो क्या प्रोसेस होगा उनके लिए? अगर उनको 12th के बाद आना है तो वो एनडी का एग्जाम दे सकते हैं। अब लड़कियां भी एनडी का एग्जाम दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद। और उसके बाद टेक्निकल एंट्री होती है 12th के बाद भी, जिनके पास नॉन मेडिकल होता है। पर आपको जेई लिखना पड़ेगा उसके लिए। जेई में आपको अच्छी रैंक लानी पड़ेगी और उसके बेस पर डायरेक्ट एसएस भी आती है। तो बेसिकली वो डायरेक्ट नहीं है, आपको रिटर्न दूसरा देना है। जेई एडवांस का देना तो वो ज्यादा टफ है। और अगर आप ग्रेजुएशन एंट्रीज की बात करें तो एफकैट एक है एयरफोर्स के लिए, फिर सीडीएस है जो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, वो ट्राई सर्विसेज के लिए। उससे आप आर्मी में भी जा सकते हो, नेवी में भी और एयरफोर्स में भी। उसके बाद अगर आपने इंजीनियरिंग की है ग्रेजुएशन में तो आपके पास टेक्निकल एंट्री है, टीजीसी है, टेक्निकल ग्रेजुएट कमीशन, इंडियन मिलिट्री अकेडमी के लिए। फिर एसएससी टेक है जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी के लिए। तो मल्टीपल एवेन्यूज है, बट गिवन दैट कि आपके पास वो मन हो और आप करना चाहो। पर हाँ, मुझे लगता है कि देखा देखी में नहीं करना चाहिए, कि अगर किसी ने आपको अपना ढूंढना चाहिए कि मेरा किसमें मैं अच्छा कर पाऊंगा, तो आप तब ज्यादा अच्छा कर पाओगे। वरना आप इस साइकिल में फंस जाओगे हमेशा के लिए कि क्लियर नहीं हो रहा उस हिसाब से। So, आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? अभी तो फ्यूचर प्लानिंग मेरे को लगता है कि जैसे मेरा एयरफोर्स का आ गया तो आई बी जॉइनिंग इंडियन एयरफोर्स की एकेडमी इस महीने एंड तक। अभी मेरा ज्वाइनिंग लेटर इशू होगा। उसके बाद जब मेरा आर्मी की वो आएगी, ज्वाइनिंग लेटर आएगा और मेरिट लिस्ट आएगी, उसकी ऑल इंडिया मेरिट नहीं आया अभी। तो मेरी प्रेफरेंस हमेशा बचपन से, क्योंकि मैं उधमपुर में रहा, नॉर्दर्न कमांड में रहा, जेएंडके में आर्मी की मूवमेंट ज्यादा है, मेरी हमेशा से आर्मी प्रेफरेंस थी। क्योंकि आर्मी का अगर आप देखोगे तो चार्टर ऑफ ड्यूटी ज्यादा है। आर्मी में आपके चॉइस ज्यादा है, आप आर्टिलरी में भी जा सकते हो। आपको फ्लाइंग ही करनी है तो आप आर्मी से भी कर सकते हो, आर्मी एविएशन कोर में जाके। उसके बाद स्पेशल फोर्सेज ऑप्ट कर सकते हो, इन्फेंट्री। तो मैं अभी देखूंगा मेरिट कैसा रहता है, तो उसके बाद मैं विड्रॉ करूंगा एयरफोर्स अकेडमी से और मैं आर्मी के आर्मी स्विच कर लोगे। रियांश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने बड़ी अच्छी बातें जो बताई हमारे व्यूअर्स को के बहुत काम आएंगी, बच्चों के बहुत काम आएंगी। सो मैं फिर से थैंक यू करती हूँ कि थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू आपका, आपने बुलाया। वैसे कैसा लगा आपको हमारे स्टेशन में आके? बहुत अच्छा, मैं फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस था ये पॉडकास्ट वाला, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को।
आई विश कि आपका चैनल बढ़े और सब्सक्राइबर बढ़े आगे। सो मैं भी आपको बेस्ट विशेस देती हूँ कि आप एक अच्छे ऑफिसर तो आप है ही है, अच्छे ऑफिसर बन चुके हैं और अच्छा आगे फ्यूचर आपका अच्छा हो और बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू थैंक यू सो मच।